हाँ साथियों नमस्कार। गोमती एकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको कुछ नई जानकारी देंगे। चुनाव से संबंधित कुछ जानकारी हम आपको बताएंगे। जैसा आप जान रहे हैं कि मतदान हो गया और रिजल्ट भी आ गया है। जिसको जीतना था जीत गए, जिसको हारना था हार गए। जिसकी सरकार बननी थी वो बनने जा रही है। तो हम लोग चुनाव से संबंधित कुछ जानकारी है, जो कुछ शब्दावली है, जिसको समझ लेते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो हमारे एग्जाम होने वाले हैं चुनाव के बाद, जीएस का जो पेपर आएगा, तो उसमें चुनाव संबंधित एक दो प्रश्न आ सकते हैं। नहीं दो प्रश्न तो एक प्रश्न जरूर आएगा, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सबसे पहले इन जो जानकारी है उसको हम आपको बताएंगे। और अगर ध्यान से सुन लेंगे हमारा वीडियो, तो परीक्षा में एक प्रश्न आपको क्लियर होगा। कोई भी पेपर होगा उसमें से जरूर एक प्रश्न आपको मिल जाएगा। या एक जानकारी हम आपको देंगे। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल दबाकर ऑल पे ओके कर लीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और शेयर भी करते रहिए और हमको कमेंट भी करते रहिए। तो हम आपको चुनाव से संबंधित कुछ जानकारी देंगे। कुछ शब्दावली है जिसका जो है कि चुनाव में महत्वपूर्ण स्थान है और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले समझते हैं आचार संहिता। सबसे पहले समझते हैं आचार संहिता। अब आप समझ लीजिए कि जब चुनाव आता है तब आचार संहिता की बात आ जाती है कि आचार संहिता लगने वाली है, आचार संहिता लगी कि नहीं लगी, इस तरह की चर्चाएं होने लगती है। तो हम जान लें कि आचार संहिता क्या है। इसमें जो प्रश्न बनता है किसके द्वारा लगाया जाता है। यह जो है निर्वाचन आयोग द्वारा, इलेक्शन कमीशन द्वारा आचार संहिता लगाया जाता है। निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता कौन लगाता है? निर्वाचन आयोग। इस प्रश्न को आप समझ लीजिए। अगर प्रश्न आता है कि आचार संहिता किसके द्वारा लगाई जाती है, तो आप निर्वाचन आयोग लगाएंगे। इसका मतलब क्या होता है? मतलब वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन जान लीजिए जैसे जब चुनाव का समय आता है तो चुनाव आयोग प्रशासन को एक नियम के तहत ही काम करना पड़ता है। कुछ चीज़ें बंद कर दी जानी पड़ती हैं, जैसे कोई नया चीज़, कोई नई वैकेंसी या कोई नया लाभ इस तरह का न दिया जाए जिससे चुनाव प्रभावित हो। तो आचार संहिता लगने का मतलब है कि शासन जो कार्य कर रहा है वही कार्य होगा, नया कार्य नहीं करेगा। जैसे अगर कोई नई वैकेंसी निकालना हुआ या किसी को कोई लाभ देना हुआ तो वह चीज़ें बंद हो जाती है, क्योंकि जिसकी सरकार है वह चुनाव के दौरान नया लाभ देकर या नई वैकेंसी देकर या तरह तरह की योजनाओं के द्वारा लोगों को लाभान्वित कर सकता है। तो इसलिए निर्वाचन आयोग ये सोचता है कि चुनाव के पहले आपको जो काम करना शुरू कर लीजिए। जब चुनाव का टाइम समय आ जाएगा तो आचार संहिता जब लग जाएगी तो इस तरह से कोई कार्य आप नहीं कर पाएंगे, नई योजनाएं, नया लाभ या किस तरह कुछ काम नहीं कर पाएंगे जिससे चुनाव में खलन हो, चुनाव की पारदर्शिता भंग होती है। यही आचार संहिता है जो निर्वाचन आयोग द्वारा लगाया जाता है। पहला स्टेप, आचार संहिता के बाद से ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है। और आचार संहिता लग जाने के बाद तब चुनाव का काम आगे बढ़ता है। तो उसके बाद आप समझिए, आचार संहिता लगने के बाद एक होती है अधिसूचना। अधिसूचना क्या होती है? अधिसूचना। यह किसके द्वारा लगाई जाती है? यह सरकार द्वारा लगाई जाती है। या सरकार द्वारा। इसका क्या मतलब है कि जब आचार संहिता लग जाती है निर्वाचन आयोग द्वारा, तो निर्वाचन आयोग जो है वह सरकार से मुख्य रूप से आप समझिए राष्ट्रपति प्लस राज्यपाल। सरकार का मतलब आप राष्ट्रपति राज्यपाल से समझिए। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल अधिसूचना लगाता है। निर्वाचन आयोग सिफारिश करता है कि हम आचार संहिता अब लग गई है, अब चुनाव का काम प्रारंभ होना है। तो जो राष्ट्रपति और राज्यपाल होता है वह अधिसूचना लगाता है। इसमें आपको ध्यान देना यह है कि लोकसभा प्लस राज्यसभा के लिए अधिसूचना जो है, के लिए अधिसूचना कौन लगाता है? राष्ट्रपति। ये आप ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति। और विधानसभा प्लस विधान परिषद के लिए अधिसूचना लगाता है कौन? राज्यपाल।
अब आप समझ गए होंगे कि आचार संहिता निर्वाचन आयोग लगा दिया। अब अधिसूचना राष्ट्रपति राज्यपाल लगाता है। निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर लोकसभा राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति, जब लोकसभा का चुनाव हो रहा हो, राज्यसभा चुनाव हो रहा तो राष्ट्रपति, और विधानसभा विधान परिषद का चुनाव हो रहा हो तो राज्यपाल। अब अगला स्टेप आप समझ लीजिए। अब चुनाव डेट मतलब चुनाव दिनांक और समय, दिनांक व समय। तो चुनाव का कौन सा डेट होगा और कितने समय तक चुनाव होगा, इसकी घोषणा कौन करता है? फिर है निर्वाचन आयोग। इसकी घोषणा कौन करता है? निर्वाचन आयोग। तो कहने का मतलब है 3 स्टेप है, 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप। इसको आप समझिए, ये तीनों स्टेप बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चुनाव दिनांक और समय निर्वाचन आयोग जारी करता है। जैसे अभी चुनाव हुआ आपको पूरा याद है, और आप समझिए आचार संहिता जब लगी तो निर्वाचन आयोग द्वारा लगा दिया गया। यह जो है कि विधानसभा का चुनाव था, विधानसभा का भी चुनाव था, तो इन्होंने राज्यपाल से अधिसूचना लगाने की, जो 5 राज्यों में चुनाव था, तो राज्यपाल को सिफारिश की कि अभी हमने आचार संहिता लगा दी, आप अधिसूचना जारी करिए। अब सरकार अधिसूचना जारी कर देता है, मतलब चुनाव की तैयारी राज्य शुरू कर देता है। कोई नई योजनाएं, परियोजनाएं, लाभ, ये सब काम बंद कर देती है और चुनाव की तैयारी में अपने कर्मचारी लगाएगी, अपने अपने हिसाब से पूरा काम करना है शुरू कर देती है कि हमारे कितने पुलिस बल लगेंगे, कितने हमारे मतदान कर्मी लगेंगे, या पूरा प्रशासन जो है वह लग जाता है चुनाव की तैयारी में। और फिर जब सूचना लगा देती है और चुनाव की तैयारी करने लगती है, तो निर्वाचन आयोग चुनाव का दिनांक और फिर समय कि कब चुनाव होगा। जैसे अभी 7 चरणों में चुनाव हुआ फरवरी से, इधर 7 मार्च तक, फिर 10 को रिजल्ट आया, तो पूरा डेट जो है निर्वाचन आयोग निर्धारित करेगा कितने समय तक। तो जैसे अभी निर्धारित हुआ कि समय 6 बजे, सुबह 7 बजे से, सुबह जो है कि 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान हुआ। इसको भी आप याद रखिए। इसे पूछ भी सकता है कि चुनाव का समय क्या था, तो क्योंकि पहले जो चुनाव का समय था वो सुबह 7 बजे से 5 बजे तक था। अभी तक जो इलेक्शन हुए हैं वो चुनाव का समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक था। लेकिन इस बार जो है कोविड-19 की वजह से भीड़ ना हो और लोग सोशल डिस्टेंस करके चुनाव करें, तो 1 घंटे टाइम बढ़ा दिया गया था। 7 बजे से 6 बजे तक चुनाव का टाइम रखा गया था। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें आप 3 स्टेप अगर क्रम लगाने की पूछता, सबसे पहले आचार संहिता, फिर अधिसूचना, फिर चुनाव की डेट, ये 3 चीजें हो जाती हैं। अधिसूचना निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है, आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है, अधिसूचना राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा, लोकसभा राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति, विधानसभा विधान परिषद के लिए राज्यपाल, और चुनाव की डेट और समय जो है ये जो है क्या कहते हैं कि निर्वाचन आयोग द्वारा लगाया जाता है। बस यहाँ ध्यान देना है, अब की बार चुनाव का जो समय था वह 7 से शाम 6 बजे तक था। यह रहा मुख्य जानकारी। इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप समझे रहेंगे तो एग्जाम में जरूर यहाँ से एक प्रश्न आएगा। अब आप समझिए कि एक अभी देखिए, एक एग्जिट पोल शब्द काफ़ी चर्चा में है। एक हो एग्जिट पोल, काफी चर्चा में। ये क्या, इसका जो है इससे प्रश्न बन सकता है कि एग्जिट पोल क्या है। विकल्प 4 दे देगा, आपको उत्तर टिक करना रहेगा। तो आप ये समझिए, इसकी हिंदी होती है निर्गत मत सर्वेक्षण। इसकी हिंदी होती है निर्गत मत सर्वेक्षण। तो एग्जिट पोल समझने से पहले हम एक चीज जान लें, तो एग्जिट पोल समझने में आसानी हो जाएगी। एक होता है जनमत सर्वेक्षण, एक होता है जनमत सर्वेक्षण, और एक होता है निर्गत मत सर्वेक्षण। निर्गत मत सर्वेक्षण, जिसको हम एग्जिट पोल कहते हैं, एग्जिट पोल। इस तरह प्रश्न एक बार आ गया है पेपर में, किसी प्रश्न में था, हमको याद नहीं आ रहा है, किसी परीक्षा में पूछा गया था कि निर्गत मत सर्वेक्षण क्या है।
तो यही चीजें हैं एग्जिट पोल या निर्गत मत सर्वेक्षण और निर्गत मत सर्वेक्षण, यहाँ दोनों मिला के पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए जनमत सर्वेक्षण क्या होता है कि चुनाव के पहले विभिन्न सर्वे एजेंसियां, जो हमारे न्यूज चैनल हैं, विभिन्न सर्वे एजेंसियां जो हैं हमारे, सर्वे एजेंसी मतलब जो न्यूज चैनल हैं, चुनाव के पहले विभिन्न सर्वे एजेंसियां द्वारा मतदाताओं के मत के विषय में जानती हैं, मत के विषय में जानते हैं। कहने का मतलब है कि जो विभिन्न हमारे न्यूज चैनल हैं, सर्वे एजेंसियां कोई भी हो, चाहे सरकारी हो, चाहे अर्ध सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, जो जनता के बीच में जाकर यह जानने का प्रयास करते हैं कि आप अपना मत किसको देना चाहते हैं चुनाव के पहले। इसको बस इतना याद रखना है, चुनाव के पहले। तो यह जनमत सर्वेक्षण हो जाता है। निर्गत मत सर्वेक्षण होता है सीधे आप जानिए चुनाव के बाद जो सर्वे एजेंसियां हैं, चुनाव के बाद जो सर्वे एजेंसियां हैं वे मतदाताओं का मत जानने का प्रयास करती हैं, मतदाताओं का मत जानने का प्रयास करती हैं, जानने का प्रयास करती हैं कि आपने अपना मत किसे दिया, कि ये चुनाव के बाद जनता का मन जानने का प्रयास करती हैं कि आपने अपना मत किसे दिया। इसी के आधार पर वह अपना अनुमान लगाती हैं, इसी के आधार पर वह अपना अनुमान या एग्जिट पोल जो है, या एग्जिट पोल देती है कौन जीत रहा है। तो आप समझ गए इस बात को कि जनमत सर्वेक्षण और निर्गत मत सर्वेक्षण। जनमत सर्वेक्षण, निर्गत मत सर्वेक्षण, एग्जिट पोल चुनाव के पहले सर्वे एजेंसियों द्वारा जनता के विचार को जाना जाता है कि आप अपना मतदान किसे दे रहे हैं। और निर्गत मत सर्वेक्षण चुनाव के बाद सर्वे एजेंसी जनता का मत जानने का प्रयास करते हैं कि आप अपना मतदान किसको दिए हैं। इसी के आधार पर वो अपना एग्जिट पोल दिखाते हैं और ये अपना अनुमान बताते हैं कि इसकी गवर्नमेंट बन रही है। यहाँ एग्जिट पोल का मतलब, अगर एग्जिट पोल प्रश्न आता है निर्गत मत सर्वेक्षण, तो आप सीधे विकल्प बनेगा चुनाव पहले जनता का मन जानने के लिए, चुनाव के बाद जनता का मन जानने के लिए। इनमें से दोनों सही, इनमें से ये जो है कि दोनों गलत, इस तरह बनेगा। तो आप अगर निर्गत मत सर्वेक्षण या एग्जिट पोल आता है तो चुनाव के बाद जनता का मन जानने के लिए होता है। तो चुनाव के बाद अगर आपको याद रहेगा चुनाव के बाद जनता का मत, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये रहा निर्गत मत सर्वेक्षण और जनमत मत सर्वेक्षण। यह बहुत जरूरी है, इससे प्रश्न आने वाले परीक्षा में जो एग्जाम होगा बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूछा जा सकता है। अब हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं ईवीएम पर। अभी जो चुनाव हुआ है, जैसे ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, पोस्टर बैलेट से होता है, पर्चा छपा मिलता है, उस पर एरो क्रॉस की मुहर लगा दी जाती है। लेकिन ये जो चुनाव है वो ईवीएम से होता है, ईवीएम। तो सबसे पहले इसमें पूछ सकता है कि ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है। तो आप इसको आप नोट कर लीजिए। ईवीएम का क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का फुल फॉर्म होता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब आप इसको आप स्पष्ट हो, इस तरह प्रश्न आएगा तो आप गलत मत करिएगा। इसमें ईवीएम के 3 भाग होते हैं। ईवीएम में 3 चीजें होती हैं। आप समझ लीजिए कि ईवीएम में 1, 2 और 3। इसमें आप मतदान करने गए होंगे, बहुत लोग मतदान दिए होंगे, लगभग 18 वर्ष के ऊपर जो लोग हैं और मतदान में भाग लिए हैं तो गए होंगे। तो सबसे पहले देखे होंगे कि एक बीयू रखा था और एक सीयू होता है, सीयू। एक होता है वीवीपैट। ये 3 मशीनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? ईवीएम।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब बीयू जहाँ आप जैसे मतदान देने गए तो एक ऐसे मशीन बनी रही होगी, इसमें चिन्ह बना रहा होगा, जैसे ऐसे चिन्ह बना रहा होगा पार्टी का, और यहाँ पर ग्रीन ग्रीन नीली बटन लगी रही होगी इस तरह से, और नीचे नोटा बना रहा होगा। तो इसमें सबसे मुख्य चीज ऊपर रेड बटन, जैसे आप मतदान देने गए, जैसे किसी को दे रहे हैं उस पर जिस पे आप मतदान देते हैं फिंगर से दबाते हैं वो आपकी बीयू हो गई। इसका फुल फॉर्म होता है बैलेट यूनिट। बैलेट यूनिट, बीयू का मतलब बैलेट यूनिट। जैसे बैलेट पेपर होता है, बैलेट यूनिट प्रत्याशी का नाम रहता है, उस पर प्रत्याशी का चिन्ह रहता है और चिन्ह के आगे हमको नीली बटन दबाना रहता है, तो हमारा मतदान चला जाता है कहाँ, सीयू में। जो मतदान अधिकारी बैठे रहते हैं उनके पास एक मशीन रहती है जिसमें वो बैलेट करने के लिए आपको वहाँ बटन दबाते हैं तो इसमें रेड बटन दब जाती है और एक बैलेट यूनिट ऐसे रहती है। बैलेट यूनिट हो गई, ये आपकी एक यहाँ आपकी एक कंट्रोल यूनिट रहती है सीयू। इसमें जो है जब एक बैलेट बटन होता है उसको जब दबाते हैं तो इसमें रेड बटन दब जाती है, जल जाती है। जब रेड बटन जलती है तो आप यहाँ मतदान देते हैं, मतदान देने के बाद इसमें पहुंच जाता है। यही सेव रहता है मतगणना के समय, यही कंट्रोल यूनिट काम आती है। मतगणना के समय इसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट काम करती है। मतगणना के समय कंट्रोल यूनिट आपका काम करता है। यहाँ पर जो है इसी से जो मतदान कर्मी बैठे रहते हैं चुनाव करवाने के लिए वो बटन को दबाते हैं, यहाँ आप बैलेट यूनिट में वोट देते हैं। अब एक नया सिस्टम चुनाव में पारदर्शिता के लिए वीवीपैट लाया गया है। तो इसमें देखिए जो एक पर्ची कट के गिरती है उसी को वीवीपैट बोलते हैं। वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफिएबल, वोटर वेरीफिएबल पेपर वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑटो ट्रेल, पेपर ऑटो ट्रेल। ये समझ लीजिए कि भी से वोटर, पी से वेरीफिएबल, पी से पेपर, ऐसे ऑटो, टी से ट्रेल, कि जो पेपर होता है ऑटोमेटिक कट के उसमें गिर जाता है। जैसे आप गए, जो आपके वहाँ कर्मचारी बैठे हैं कंट्रोल यूनिट पे, जैसे कंट्रोल यूनिट यहाँ आपका जैसे ये हो गया वीवीपैट, कंट्रोल यूनिट पे जैसे बटन दबाए, यहाँ रेड बटन दबी, आप मतदान किए तो यहाँ एक पर्ची कट के गिर जाती है। तो चुनाव पारदर्शिता के लिए तो ये तीन चीज़ें इसमें ईवीएम होता है, बीयू, बैलेट यूनिट जिसमें हम मतदान देते हैं, प्रत्याशी का चिन्ह रहता है, कंट्रोल यूनिट जिसमें मतदान जाके सेव होता है जो मतगणना समय काम आता है, और वीवीपैट पेपर वेरीफिएबल, वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑटो ट्रेल, इसमें एक पर्ची गिरती है चुनाव पारदर्शिता के लिए जिससे आदमी जान सके जो हम मत दिए हैं वो सही जगह गया है कि नहीं। ये आपका मशीन का रहा। अब एक चीज़ और जान लीजिए, इसमें आप चुनाव में देखे होंगे जैसे मशीन है बैलेट यूनिट में, इसमें जितने प्रत्याशी हैं, जैसे 12 प्रत्याशी हैं, 12 प्लस एक होता है नोटा। नोटा का मतलब होता है कि किसी को मतदान नहीं, मतलब इसमें नॉन ऑफ दीज, जिसमें किसी को मतदान नहीं। नोटा का मतलब होता है कि नॉन ऑफ दीज, जैसे आप देखें नॉन ऑफ दीज, इसमें से किसी को नहीं, इसमें को किसी को जो है मतलब हम मत नहीं देना चाह रहे। नोटा का मतलब नॉन ऑफ एबव कह लीजिए, नॉन दीज कह लीजिए, किसी का मतलब इसमें जितने प्रत्याशी हैं हम इसमें किसी को मतदान नहीं दे रहे हैं। नोटा नॉन ऑफ दीज या नॉन ऑफ एबव, ऊपर के जितने भी प्रत्याशी हम किसी को पसंद नहीं करना चाहते हैं। तो इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। यहाँ पे हमने जो चर्चा की वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने सबसे पहले आपको आचार संहिता बताया, उसको आप समझ लीजिए, फिर अधिसूचना समझ लीजिए, फिर जो है कि अधिसूचना के बाद जो है पेपर उसकी डेट समझ लीजिए, फिर उसके बाद आपका ईवीएम समझ लीजिए, और ईवीएम के बाद जो है नोटा समझ लीजिए। इतनी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, इसको आप बार बार देख लेंगे तो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। जय हिंद।